A very warm regards to everyone. Welcome to the channel. Myself, Dimension Physics, and in this lecture, we will continue our coordination compounds lecture series. This will be the lecture 6 of the particular chapter, and we will be reading about valence bond theory in this particular chapter. Okay, so ये वही VVT है, वही वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है जो हमने क्लास 11th में केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था. ठीक है. ये इसका थोड़ा और एक्सटेंशन वर्जन रहेगा. लेकिन जो भी हमको इन दो इस थ्योरी से पता चलता है उससे और भी बेटर हम पढ़ेंगे. इसके आगे एक और थ्योरी है विच इज CFT, क्रिस्टल पेयर थ्योरी. स्प्लिटिंग वगैरह के बारे में उसमें सब पढ़ाया जाएगा. ठीक है. तो हमने देखा था कि सपोज एक CH4 होता है हमारे पास. ठीक है. तो एक CH4 होता है तो हम क्या करते हैं, उसका ये जो बीच वाला कार्बन एटम रहता है ये क्या sp3 हाइब्रिडाइज रहता है. sp3 हाइब्रिडाइज रहता है ना. तो क्या होता है, इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे CES में. ठीक है. मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक्साइटेड स्टेट में अगर देखेंगे तो क्या होता है कि सपोज 2s में एक इलेक्ट्रॉन हुआ और 2p में तीनों डब्बे में एक 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 इलेक्ट्रॉन. अब इसको कॉम्बाइन करके एक साथ देखो. इधर मैं बोला कि इधर एक है s का और इधर है तीन ठो 2p का. ये एक, ये दो, ये तीन, इसके बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन है दोनों तीन चारों में. ठीक है. इसको एज अ होल देखो और इसके साथ चार H का देखो. ये कार्बन का हुआ, इसके साथ चार H का देखो. तो इनके पास भी चार एक एक 1s 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 है. तो सबको आपस में देखो इंटरलिंक करके. अब देखो ये क्या कर रहे हैं, आपस में सब एक एक बॉन्ड शेयर कर लेंगे इसके साथ साथ. यही तो हमने पढ़ा था VVT में. सॉरी, ये इसके साथ होगा. तो ये आपस में एक एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे जो कि होगा हमारा 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल. तो हमने हाइब्रिडाइजेशन में यही पढ़ा था. अब सपोज हमको बोला जाए कि हमको अब देखना है, एक सेकेंड, ZnCl4 2 माइनस का, इस कंपाउंड का हमको देखना है. ठीक है. 2 माइनस इसका अगर हमको देखना है तो हम क्या करेंगे, हम पहले Zn के ऊपर ऑक्सीडेशन क्या है वो निकालेंगे. ठीक है. एक सेकेंड यार. यहाँ पे देखते हैं. अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे Zn+2 को देखूंगा, कंसिडर करूंगा Zn+2. यार हैंड राइटिंग थोड़ा कंसिडर कर लेना, चल जाएगा है ना. पहले से नहीं लिख के लाया, ये ना भूल गया था. अब देखो ये इधर पे आयरगन आ जाएगा. ठीक है. और यहाँ पे 4s2 होगा. अगर Zn के पास इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसके बाद 3D क्या हो जाएगा, 3D10 हो जाएगा ना. 3D 3D10 हो जाएगा. अब बोला क्या है, Zn+2 चार्ज है. तो बताओ यार, इलेक्ट्रॉन यहाँ D से निकालेंगे या फिर S से निकालेंगे. S से निकालेंगे, रीज़न बताने की ज़रूरत नहीं है आई गेस. ठीक है. तो यहाँ पे 4s वाला जो रहेगा वो वेकेंट रह जाएगा. तो अब हम क्या लिए थे, हम लिए थे ZnCl4 का 2 माइनस -2 चार्ज ऊपर. ठीक है. अब देखो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, Zn+2 जो है ये आपस में चार बॉन्ड बनाएगा कि नहीं. इधर से एक, इधर से एक और इधर से एक. किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, एक एक Cl के साथ बॉन्ड बनाएगा जो कि हमारे बीच जो लिगेंड है Cl-. अब देखो ये Zn+2 का जो 3D वाला है ये तो पूरा फुल फील्ड है. इधर एक दो चार पाँच, मतलब सब में एक एक मतलब दो दो इलेक्ट्रॉन है सबके पास. सारे ऑर्बिटल्स में एक एक है. फुल्ली फील्ड है D ऑर्बिटल इसका, 3D ऑर्बिटल. अब 4s वाला देखते हैं. ये है 3D ऑर्बिटल. अब 4s वाला देखना. 4s वाले में क्या है, खाली है. और 4p वाले में देखेंगे क्या होगा, ये माने तीन. 4p भी खाली है. ये हो गया 4p का. अब इसको आपस में कंबाइन करके देखो एज अ होल वन हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए. तो ये भी क्या करेगा, Cl- एक एक आएगा और आके यहाँ पे एक एक बॉन्ड बना लेगा. तो ये भी क्या हो जाएगा, 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल. ठीक है. पर ये वेकेंट ऑर्बिटल रहेगा. अब डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर्स के लिए देखते हैं कि क्या क्या होता है. ठीक है. उसके पहले कुछ कुछ छोटे छोटे चीज़ें हैं उसको ब्रश अप कर लेते हैं.
ठीक है, इधर क्या बोल रहा है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीएमआई। ठीक है, तो उधर क्या बोला, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना बना रहा है। देखो अब यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड, तो यहाँ पे मैं 4sp3 लिखा। इसको और एक चीज से देखो, यहाँ पे Zn+2 जो है ये सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन हो गया। तो ये कितने बॉन्ड बना रहा है आपस में लिगेंड के साथ, 4 बॉन्ड बना रहा है। लिगेंड कितना कनेक्टेड है इसके साथ, Cl4 4 है, तो इसके पास 4sp3 और ऑर्बिटल हो जाएगा। ठीक है, और हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या देखे थे, मिक्सिंग ऑफ प्योर ऑर्बिटल्स हैविंग कंपेरेबल एनर्जी। तो यहाँ पे जो हमने मिक्सिंग किया ऑर्बिटल्स का, ठीक है, या चाहे इसमें हो या फिर CH4 में हो, इनके एनर्जी कंपेरेबल थे, और इनको हमने इंटरमिक्स किया टू फॉर्म न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, प्योर ऑर्बिटल्स को। तो अब देखो, हम यहाँ से ऊपर जा रहे हैं सपोज, तो हमारा एनर्जी क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो लो एनर्जी ऑर्बिटल प्रेफरेंस साइज में कम जाएगा, हम उसको प्रेफरेंस ज़्यादा देंगे, साइज घट जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, एनर्जी रिलीज जो होगा वो ज़्यादा रहेगा। बट इसमें जो बॉन्ड स्ट्रेंथ रहेगा वो ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा। ठीक है, अब इसमें देखो, ये क्या है, स्कैंडियम 1s2, और फिर उसके साथ क्या है, 3d1 4s2। ये क्या करेगा, ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है वहाँ पे, है ना। तो वो एग्जाम्पल से हम क्या बोल सकते हैं वहाँ पे स्कैंडियम का, कि वो जो हमारा डी वाला ऑर्बिटल है उसका एनर्जी देखो, एनर्जी के साथ कंपेयर करेंगे हम उसको। तो जो डी वाला ऑर्बिटल है इनर वाला 3D, वो साइज घटा रहा है, बट 4D का जो है यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे साइज बढ़ जा रहा है। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, ये एक चीज़ हमारा जो है। ठीक है, अब इसमें से बताओ, इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में से कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एग्जिस्ट करेंगे और कौन से एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो D2sp3 करेगा क्या, हाँ करेगा। sp3d2 करेगा क्या, हाँ पढ़े हैं, होगा। dsp3d करेगा क्या, आम, अगर करेगा तो क्यों करेगा, और नहीं करेगा तो क्यों करेगा, ये नहीं करेगा। एंड द रीज़न इज, यहाँ पे जो एनर्जी गैप है वो बहुत ज़्यादा है, तो कॉस्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन भी जो रहेगा वो ज़्यादा हो जाएगा, मतलब हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल ही नहीं। sp3 यार पढ़े हैं, होगा। D3s होगा क्या, D3s भी होगा। dsp2 होगा, होगा। sp2d होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे भी एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है, तो कॉस्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जो रहेगा वो भी बढ़ जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है। सेम गोज विथ दिस, सेम गोज विथ दिस, ये भी दोनों नहीं होंगे, लास्ट के तीन, लास्ट की ये जो तीन है, ये तीनों ही नहीं करेंगे एज अ हाइब्रिड ऑर्बिटल एग्जिस्ट, एग्जिस्ट। ठीक है, अब देखते हैं हम वीबीटी। अब सपोज दिया है यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या पढ़े हैं हम, sp होगा, और इसका ज्योमेट्री क्या होगा, लीनियर होगा, ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग ऑलरेडी, ये जस्ट एक ब्रश अप है। अब अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हुआ तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 हो जाएगा, और ज्योमेट्री क्या होगा, ट्रायंगुलर प्लेनर। अब कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d3s, और d2s भी हो सकता है, dsp2 भी हो सकता है। sp3 और d3s के लिए जो होगा वो टेट्राहेड्रल होगा ज्योमेट्री, और dsp2 के लिए होगा जो होगा स्क्वायर प्लेनर होगा। ठीक है, स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं कि वही सेम सेम है। अब कोऑर्डिनेशन, अब देखो, हम जब पढ़ रहे हैं अभी, उसमें से हमारे कोर्स के हिसाब से जो हमको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ठीक है, ये दो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इससे ही ज़्यादातर बनते हैं सवाल। फिर भी हम पढ़ेंगे सब, रिस्क क्योंकि नहीं लेना है। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में क्या होगा, ये सारे होंगे dz² में होंगे, और जो dx²y, अब dz² में है तो क्या है? ये प्लेनर होगा क्योंकि एक ही प्लेन में लाई कर रहा है, तो ये ट्राइंगुलर पीबीपी हो जाएगा। और sp3d ये क्या हो रहा है, x² y² प्लेन में हो रहा है, तो ये स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा, प्लेनर नहीं रहेगा। अब 6 वाले के लिए देखो, 6 वाला क्या होगा, sp3d2 जो होगा हमारा, ये हमारा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, सॉरी, आउटर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन है इसका, और इसका जो है ये इनर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन है D2sp3 का, और दोनों का जो शेप और ज्योमेट्री जो भी है वो ऑक्टाहेड्रल होगा। अब बताऊंगा वो जो मैं बताया,
हाइब्रिडाइजेशन कैसे में निकाला, ये कॉम्प्लेक्स के हिसाब से हम देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स अगर n-1 d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट्स इन हाइब्रिडाइजेशन, तो उसको हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। आउटर ऑर्बिटल एन डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट्स इन हाइब्रिडाइजेशन, तो क्वाइट सिमिलर कि अगर डी अंदर रहेगा तो ऐसे बोल सकते हैं कि इनर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन करेगा, और अगर बाहर है यानी कि एनडी में है, तो एनडी वाले फॉर्मूला में है या उस क्लासिफिकेशन में है, तो उसको हम बोल सकते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन हो रहा है पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का वहाँ पे। अब क्लासिफिकेशंस ऑफ लिगेंड ऑन बेसिस ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ पे आते हैं। दो प्रकार के क्लासिफिकेशंस हैं, एक है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और एक है वीक फील्ड लिगेंड, डब्ल्यूएफएल एंड एसएफएल इररेस्पेक्टिवली। अब देखो, एसएफएल जो है वो क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा सीएमआई के साथ या फिर सीएमए के साथ, बट जो डब्ल्यूएफएल रहेगा वो वीक बॉन्ड फॉर्म करेगा उनके साथ, क्वाइट ऑब्वियस। अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ एसएफएल देख लो, और उसके इररेस्पेक्टिव जो प्रॉपर्टीज होंगे दैट विल बी मैच अप फॉर द आवर डब्ल्यूएफएल। तो अब देखो ये जो रहेंगे ये गुड डोनर रहेंगे बेसिकली, है ना, पर इनका जो साइज रहेगा वो कम रहेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम रहेगा, नेगेटिव चार्ज इसमें ज़्यादा रहेगा। अब ये एक यहाँ पे क्लासिफिकेशन एक एग्जांपल दिया है। अब देखो गुड डोनर है तो इनका जो लुइस बेस नेचर रहेगा वो भी ज़्यादा हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है ना यार, अगर कोई लिगेंड हमारा गुड डोनर है तो उसका लुइस बेस नेचर जो रहेगा वो ज़्यादा रहेगा। अब एक चीज़ ध्यान देंगे, मैं यहाँ पे एक चीज़ मिस आउट कर गया, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जो होगा हमारा, ठीक है, ये जनरली DsP2 DsP3 D2sp3 D3sp3 ये सब होंगे, ठीक है, और ये जनरली हुन्स रूल को वायलेट करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो बोल सकते हैं कि जो एनर्जी लॉस है वो प्लेस हो रहा है, यानी कि एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लॉस इज टेकिंग प्लेस ओवर हियर, ठीक है। अब बताना क्या चाह रहा हूँ मैं इस पे आऊँगा, ठीक है, यहाँ नीचे है शायद, हाँ इधर नीचे है। अ, यहाँ से भटक गए, एक बार यहाँ पे आते हैं। अब इनमें देखो, इनमें लुइस बेस नेचर किसका ज़्यादा है, कार्बन और नाइट्रोजन का है, इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम है और साइज भी कम है, नेगेटिव चार्ज भी इन पे ज़्यादा है, तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे। बट जो हमारे डब्ल्यू हैं, ठीक है, जो कि होंगे ऑक्सीजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये जनरल है, कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स वेरी कर सकता है, बट मोस्टली जनरल ही है, ये इसको याद रख लेना। अबाउट लो स्पिन कॉम्प्लेक्स या फिर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या फिर पेयर्ड कॉम्प्लेक्स, when n-1d orbital is used for hybridization then it is called as IOC or inner orbital complex DsP2 DsP3 D2sp3 D3sp3 इनके एक एग्जांपल्स हैं, जनरली इट वॉयलेट्स हुन्स रूल एंड एक्सचेंज ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस। यार एक गड़बड़ी हो गया मेरे से, आई एम सॉरी फॉर दैट, जस्ट अ सेकंड। यार ये एक हमारा डी ऑर्बिटल है, लाइक दिस, ठीक है, और ये पार्शियली फील्ड है, अनपेयर्ड, इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेयरिंग नहीं है किसी का भी बट अनपेयर्ड है, तो इसमें हमको एनर्जी पेयर करने के लिए सप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो ये आपस में, ये वाला इलेक्ट्रॉन जिसको मैं 1 करके मार्क किया हूँ, दिस वन, वेट अ सेकेंड, अब देखो मैं ये वाला अगर इलेक्ट्रॉन पकड़ूं, इसको मेरे को पेयर करवाना हो तो मैं इसको यहीं पे भेज सकता हूँ, तो मैं इसको एक ही बार पेयर कर सकूँगा, यहाँ पे मार्किंग है, इसको सेकंड वाले इलेक्ट्रॉन को अगर मैं पकड़ूँ मैं इसको यहाँ पे भेज सकता हूँ और यहाँ पे भेज सकता हूँ, तो ऐसे कुल मिला के नंबर ऑफ एक्सचेंज जो है, ठीक है, वो 10 होंगे। और इसमें जो एक्सचेंज एनर्जी रहेगा वो एक्सोथर्मिक रहेगा, या क्योंकि यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रहा है। और इसमें क्या लिखा है कि इफ इलेक्ट्रॉन इज स्प्रेड इन लार्ज वॉल्यूम इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन घट जाएगा और एनर्जी भी घट जाएगा। अब देखो
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो लार्ज वॉल्यूम में, यानी कि डी के पांचों घरों में, ठीक है, एक 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 बैठा हुआ है, फॉलो हुआ है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिलिंग रूल सारे फॉलो हैं। तो ये लार्ज वॉल्यूम में यहाँ पे, तो इसका ऑब्वियस सी बात है कि आपस में अगर इतने दूर में है तो इनका जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है वो घट जाएगा, और एनर्जी भी फिर उससे घट जाएगा। ठीक है। अरे यार, एक सेकेंड यार, आई एम सॉरी। अब देखो यहाँ पे केस है, मैं थोड़ा रैंडम होऊंगा, आई डोंट लाइक, हैव टू बी। ठीक है। यहाँ पे ये ऐसे फुल, यहाँ पे ऐसे इनकी फीलिंग हुई है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ एक्सचेंज कितना हो सकता है, कोई बता सकता है? टोटल चार ही नंबर ऑफ एक्सचेंज हो सकता है। और यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ पेयरिंग है वो कम रहेगा बॉन्ड एनर्जी से, क्योंकि यहाँ पे मेटल और लिगेंड का इंटरेक्शन ज़्यादा रहेगा। ये एक एग्जांपल, इसको हम पढ़ेंगे क्या है। अबाउ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और अनपेड इलेक्ट्रॉन अनपेड कॉम्प्लेक्स, यानी कि जो उसके रहेंगे वो अनपेड रहेंगे बेसिकली। When ND orbital is used for hydrogen, then it is called OOC और outer orbital complex. अब देख लो यहाँ पे D सबके बाहर रहेंगे, अंदर किसी का भी D नहीं रहेगा। नो लॉस ऑफ एक्सचेंज एनर्जी, नो सप्लाई ऑफ पेयरिंग एनर्जी, ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब देखो ये पांचों घर में एक एक इलेक्ट्रॉन बैठे हैं यहाँ पे भी। ठीक है। तो इसमें कॉस्ट ऑफ पेयरिंग विल, जो एनर्जी का यहाँ पे कॉस्ट करेगा पेयरिंग के लिए, वो बहुत हाई है, और बॉन्ड एनर्जी से वो ज़्यादा है। अब यहाँ पे क्या था, कॉस्ट ऑफ पेयरिंग जो था वो बॉन्ड एनर्जी से कम था इन आईओसी में। तो इसमें मेटल और लिगेंड का इंटरेक्शन जो था वो ज़्यादा था। यानी कि अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ पेयरिंग है, पेयरिंग इन दिस ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग का, वो बॉन्ड एनर्जी से ज़्यादा है। बॉन्ड एनर्जी से ज़्यादा हम एनर्जी ला नहीं सकते, तो इसमें मेटल लिगेंड का इंटरेक्शन जो रहेगा वो घट जाएगा। तो कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स जो रहते हैं वो जनरली बॉन्ड फॉर्मेशन में फिजिबल ज़्यादा रहते हैं एज कम्पेयर टू अदर्स। बट जो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या फिर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस रहते हैं, अनपेड कॉम्प्लेक्सेस रहते हैं, दे आर नॉट फिजिबल। अब एक छोटी सी सीरीज है ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, क्या बोल रहा है यहाँ देखते हैं। ठीक है, ये सीरीज है, इसको ये स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स के ऊपर आधारित है, तो बेस्ड है आई मीन। तो इसको याद रखना है। आई माइनस का कम होगा बी आर माइनस से, उससे कम होगा एस सी एन, बी आर माइनस का कम होगा एस सी एन माइनस का, एस सी एन माइनस का कम होगा सी एल माइनस से, सी एल माइनस का कम होगा एच टू माइनस से, एच टू माइनस का कम होगा एन थ्री माइनस या फिर एन ओ थ्री माइनस से, और उन दोनों का कम होगा एफ माइनस से, एफ माइनस का कम होगा ओ एच माइनस से, ओ एच माइनस का कम होगा सी एच थ्री सी डबल ओ माइनस। सी एच थ्री सी डबल ओ माइनस का कम होगा C2O4 2 से, C2O4 2 का कम रहेगा H2O से, H2O का कम रहेगा NCS- से, और उसका कम होगा ADTA- से, एंड सो ऑन। सबसे ज़्यादा रहेगा CO का। कार्बोनिल कंपाउंड जो रहेगा CO हमारा, और या फिर CNB, तो ये जो रहेगा इनके स्ट्रेंथ ज़्यादा जाएंगे एज कम्पेयर टू बाकी। अब इसको याद रखने का एक ये चिंदी सा तरीका है। इतना बुरा था कालू श्याम, नाई फूले हाथ ऐसे उसके पानी भरा है जैसे। नवीन चंद्र सक्सेना इन दिनों, यहाँ पे नौ है दिनों, अपने पाने के लिए अमन पाने के लिए डबल डबल नौ सेना कोटि के चक्कर लगा रहे हैं। सेना कोट, नौ सेना कोट। तो इसको याद रख लो, जो भी लॉजिक लगा के निमोनिक है। अब मेन बात क्या है यहाँ पे देखो, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, electrons are forced to pair, requirement of d orbital for hybridization.
But due to the pairing of electrons, values of spin-only magnetic moment decreases. Such complexes are called low spin complexes. In presence of WFL, which is weak field ligand, no change in number of unpaired electrons occur, so they have high spin value, and only magnetic moment is comparison of low spin, such that complexes are called high spin complexes. Low spin with respect to ground state. ठीक है, तो अब एक एग्जाम्पल देखते हैं हम. जस्ट अ सेकेंड. वो एग्जाम्पल मैं और कहीं लूंगा क्या? रुको यार, एक एग्जाम्पल लेते हैं. ये भी मैंने लिख के लाया, आई एम सॉरी. ठीक है, अब जस्ट कंसीडर करो, हम एक ले रहे हैं हमारा K4 FeCN6. यार ये सब याद ही नहीं आ रहा मेरे को. K4 FeCN6. ठीक है, और हम ले रहे हैं उसके साथ एक K4 FeCl6. FeCl6 कॉम्प्लेक्स. ठीक है, और ब्रैकेट इसमें ऐसे है यहाँ पे. अब एक सेकेंड रुको, इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं पिंक कलर से. वो क्यों नहीं रहा बे? नहीं दिख रहा ना? किस्मत खराब है बहुत ज़्यादा मेरी. एक सेकेंड रुको बस. हाँ, ठीक है. अब देखो यहाँ पे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से देखो. K4 FeCN6 में Fe का जो रहेगा क्या रहेगा, ऑक्सीजन +2 रहेगा. ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, 3D6 और बाकी 4S0 4P0 4D0. तो अब मैं इसको कैसे बनाऊंगा, मैं सर्कल में बनाऊंगा. ठीक है, मैं इतना अभी उसको ये नहीं कर सकता. अब देखो, इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 और 5. ठीक है, ये 3D ऑर्बिटल है, तो इसमें 6 है, तो यहाँ पे 2 पेयरिंग होगा. यहाँ पे एक, यहाँ एक, और यहाँ एक, और यहाँ एक, एक एक है. अब 4S वाला जो रहेगा वो खाली रहेगा. 4P वाला भी जो रहेगा वो तीनों के तीनों घर खाली रहेंगे. और 4D वाला जो रहेगा उसके पांचों घर खाली रहेंगे, 1 2 3 4 और 5. तो अब देखो, यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ पेयरिंग एनर्जी है वो हमारे रिक्वायर्ड एनर्जी के बराबर हो जाएगा. तो अब यहाँ पे एक कंडीशन हम बना सकते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने के लिए, कि ये जो दो हैं इलेक्ट्रॉन, ये वाले और ये वाले, इन दोनों को इधर और इधर साइमल्टेनियसली उठा के पटक देते हैं. तो यहाँ से हम क्या किए, ये दो इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर दिए ताकि ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म कर सके. अब यहाँ पे क्या, दो खाली रह गया हमारे पास. ठीक है, ये एज इट इज़ नीचे उतर के आया है. ठीक है, एरो बना देता हूँ, ये एज इट इज़ नीचे उतर के आया है, और ये भी एज इट इज़ नीचे उतर के आया है. अब देखो यहाँ पे 4D ऑर्बिटल का कोई काम नहीं है फिलहाल. हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म करने के लिए यहाँ पे क्या होगा, ये ऐसे. ठीक है, ये इतने हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे. तो यहाँ पे डी का कितना घर खाली है, D2. एस कितना है, एक है. और पी कितना है, 3 है. तो ये यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन बना लिए हम इसका, D2sp3. अब इसमें क्या है, कॉस्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कम है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. अब देखो, FeCN6 में हम देखेंगे, अगर Fe और Cn का जो बॉन्ड बन रहा है, उसमें बॉन्ड एनर्जी जो है उसके बीच का, Fe और Cn को जो जोड़ रहा है ये वाला बॉन्ड, इनके बीच में तो ट्रिपल बॉन्ड है ना. ये वाला बॉन्ड का जो है बॉन्ड स्ट्रेंथ है, जो कि अच्छा, बॉन्ड एनर्जी इसके बीच में जो है वो बहुत ज़्यादा है. तो अब देखो, ये क्या है, D2sp3, तो ये IOC हो गया, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. म्यू इसका 0 है, ये एक होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स होगा. यहाँ पे लॉस ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होगा, मतलब एनर्जी का जो है वो लॉस होके यहाँ पे एक्सचेंज हुआ है. तो मेटल और लिगेंड का इंटरेक्शन जो है, ML इंटरेक्शन, वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है यहाँ पे. और एनर्जी रिलीज्ड भी जो है, एनर्जी रिलीज्ड वो भी ज़्यादा है. तो कॉस्ट ऑफ पेयरिंग रिक्वायर्ड जो है
कॉस्ट ऑफ पेयरिंग COP जो रिक्वायर्ड है वो कम है, किससे? बॉन्ड एनर्जी जो है रिलीज जो हुआ है हमारा, रिलीज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये पेयरिंग यहाँ पे ऑकर कर जाएगा। अब आओ, ये तो पूरी कहानी थी किसकी, K4 Fe6। अब आओ K4 FeCl6 में। तो अब यहाँ पे ये सेम एज इट इज जो है, यहाँ पे बिना ग्रीन के देखो। ठीक है, मैं अब सब चीज़ मिटा रहा हूँ यहाँ पे, कुछ चीज़ें छोड़ के। इसको लिखना है नोट्स में बाबू, मैं लिख के नहीं लाया ये। ठीक है, ये सब नोट्स में जाने चाहिए, क्योंकि इसके बिना कोई मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है इसके बिना। ठीक है ना, इन नोट्स में सारे होने चाहिए बराबर से, सही से, तमीज से। अब देखो, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 3D ऑर्बिटल। ठीक है, और ये क्या है हमारा 4s, इसको क्या बोले थे 4p। ये क्या था हमारा 4d। ठीक है, यहाँ से ऐसे हम ऑर्बिटल ड्रॉ किए थे, सारे 0 0 हैं। यहाँ पे भी Fe का जो होगा ऑक्सीडेशन +2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो रिक्वायर्ड कॉस्ट ऑफ पेयरिंग और रिक्वायर्ड एनर्जी के बराबर यहाँ पे भी है। इसका क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन। अब इसमें देखो, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो यहाँ पे जो होगा वो होगा, ये 2 ऑर्बिटल डी का यहाँ से उठाएगा, उधर जाएगा ही नहीं है। ठीक है, और ये इतने में यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म करेगा, तो ये हो जाएगा sp3d2 और ये हो जाएगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स OOC। अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है 4। अब FeCl के बीच में जो बॉन्ड है, अब उसका साइज ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो Cl- है यहाँ पे, ठीक है, वो वीक डोनर है। ठीक है, यहाँ पे हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखे थे ना, ये वीक है कि नहीं, स्ट्रेंथ बढ़ रहा है ना ऐसे। तो जितने भी हमारे हैलोजन फैमिली के आयंस हैं यहाँ पे वीक हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। तो ये वीक डोनर है, तो इसका साइज बढ़ जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी इसका कम जाएगा उसके कारण। तो हम क्या बोल सकते हैं कि Fe और Cl के बीच का जो बॉन्ड होगा, उसका बॉन्ड एनर्जी जो होगा वो कम होगा। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी इसका कम होगा। इसमें क्या था, इसमें ज़्यादा था बॉन्ड एनर्जी उसके बीच का। अब उधर देख लो, CN के साथ ही में देखा, CN का लास्ट सेकंड में आ रहा था सबसे ज़्यादा बॉन्ड, और उसके सबसे हाईएस्ट है CO का। ठीक है, तो अब इसका हमको म्यू अगर निकालना हो तो कितना होगा, √n × n+2 बोर मैग्नेटॉन। 25 से कम जा रहा है कुछ, तो ये 4.8 समथिंग कुछ आएगा, 4.8 या 4.9 समथिंग कुछ आएगा। खैर, वो वाला, ये वाला भी जो है कॉम्प्लेक्स, ये होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स होगा। इसके बीच का जो मेटल और लिगेंड इंटरेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी जो है वो घट गया है, तो ये भी वीक होगा। ठीक है, ये वीक हो जाएगा, एनर्जी रिलीज जो रहेगा वो कम होगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ पेयरिंग जो रहेगा COP, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा बॉन्ड एनर्जी से। तो यहाँ पे क्या होगा, पेयरिंग होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये पूरी कहानी महाभारत थी। अब आओ थियरी पे। यार बहुत लंबा चीज़ है यार, एक एक चीज़ धीरे धीरे समझाना पड़ता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं वही सब है। हाई स्पिन लो स्पिन complexes are defined only when ligands effect in that configuration occurs. High spin unpaired electrons, low spin no unpaired electrons. ठीक है, अब देखो यार, यहाँ पे बक्से बने नहीं है, इसको देख के तुम लोग खुद कर लेना। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है भाई लोग, उसमें डाल देना, देख लो ये कैसे। यहाँ पे मैं बना के सेम चीज़ ही है ये, जो वहाँ पे बताया ना मैं, ये उसी का थियरी एक्सटेंशन है ना। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या ड्रॉ कर सकते हैं फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे, अब एक चीज़ देखो, एक चीज़ छोड़ दिया। अब एक चीज़ देखो, जो यहाँ पे मेटल और लिगेंड के बीच का इंटरेक्शन हो रहा था ना, वहाँ पे किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, मतलब पेयरिंग होगा या नहीं होगा, वो मेटल और लिगेंड के इंटरेक्शन या और उसके बॉन्ड स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर एक
इस चीज बयान को ध्यान में रखना। अगर ये एक जनरल प्रॉपर्टी है, अगर मेटल का जो पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट रहेगा, यानी जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज़्यादा रहेगा, तो मेटल और लिगेंड के बीच का इंटरेक्शन भी बढ़ेगा। यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा तो मेटल लिगेंड का इंटरेक्शन भी बढ़ेगा। और साइज घटेगा तो मेटल लिगेंड के बीच का इंटरेक्शन बढ़ेगा। जेड इफेक्टिव अगर बढ़ेगा तो मेटल लिगेंड के इंटरेक्शन बढ़ेगा। अब ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रेटर देन +3 के लिए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी लिगेंड, एक्स वाई जेड, तुम वहां पे कोई भी लिगेंड रखो, अगर मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर ग्रेटर देन +3 है तो वो ऑलवेज स्ट्रॉन्ग एमएल बॉन्ड बनाएगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ लिगेंड। ठीक है, लिगेंड विल नॉट मैटर ओवर हियर। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन है, या कुछ जो भी इसको तुम कंसीडर करो, इसके रीजन पे हम आएंगे आगे, बट ये करेगा यहाँ पे वही। ठीक है, ये एक्सेप्शन नहीं है, ये एक जनरल देखा गया है, ट्रायल एंड एरर है। जो प्रोसेस में नीचे करके आया अभी, तुम वही प्रोसेस करके देख सकते हो। अब मेटल लिगेंड का इंटरेक्शन, अब देखो स्ट्रॉन्ग डोनर या फिर लोन पेयर के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब सपोज देखो यहाँ पे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, बढ़ेगा, तो डोनेटिंग जो रहेगा वो घट जाएगा। तो कार्बन और नाइट्रोजन जो रहेंगे वो स्ट्रॉन्गर डोनर रहेंगे, और ऑक्सीजन और फ्लोरीन जो रहेंगे वो वीक डोनर रहेंगे। अब कुछ छोटी मोटी बातें हैं, उसको नोट करो, मैं बोल रहा हूँ। स्कैंडियम, टाइटेनियम और वेनेडियम एंड सो ऑन, 3D में Zn तक जाएंगे हम। ओके, इसमें जो रहेगा मेटल लिगेंड का इंटरेक्शन, वो डिपेंड करेगा लिगेंड के टाइप के ऊपर। ये सब चीज़ खुदा हुआ है, ये इंफॉर्मेशन के तौर पे लिख लो, इसका तुमको अगर प्रूफ चाहिए तो खुद कर लेना, बता दिया गया है। और 4D सीरीज में अगर जेड इफेक्टिव घट रहा है, 4D, 3D, 5D और 4F में अगर जेड इफेक्टिव घट रहा है, ठीक है, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, जेड इफेक्टिव सॉरी, डाउन द ग्रुप जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। ठीक है, तो अब 5D का सबसे ज़्यादा होगा, 4D का सबसे ज़्यादा होगा, उस 5D का सबसे ज़्यादा, फिर 4D का, और 4D का 3D से ज़्यादा रहेगा। तो इसमें जो मेटल और लिगेंड के बीच का इंटरेक्शन है ये स्ट्रांग रहेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ लिगेंड, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट हमको जनरली मिल रहा है +3 के ऊपर। ठीक है, अब आओ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के ऊपर। यहाँ पे कंक्लूजन है, डायरेक्टली हम वहाँ पे आते हैं। तो D0, D1, D2 और D3 में जो ML इंटरेक्शन रहेगा वो स्ट्रांग रहेगा जनरली। ठीक है, मैं कुछ गलत बोला क्या, एक सेकंड रुको, छोड़ो, फॉर कॉर्ड भूल जाओ उस चीज़ को जो बोला। अब देखो यहाँ पे अगर ये है केस, तो यहाँ पे ये केस बन रहा है कि D0, 1, 2, 3 में D2sp3 फॉर्म हो रहा है, D4, 5, 6, 7 में एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और एक वी फील्ड लिगेंड, हाई स्पिन लो स्पिन के हिसाब से D2sp3 और sp3d2 रेस्पेक्टिवली बन रहा है। अब D8, 9, 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे sp3d2 ही हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब देखो D0, D6 का SFL, D6 का स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो कि हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 शो करेगा, वो डायमैग्नेटिक रहेगा, और D10 भी जो रहेगा वो डायमैग्नेटिक रहेगा। अब देखो D4, D5 और D6 को अगर हम देखें, तो यहाँ पे जो मेटल इंटरेक्शन, मेटल जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, यहाँ पे मेटल और लिगेंड का इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग रहेगा और इसमें पेयरिंग ऑकर होगा। बट इसका जो sp3d2 होगा यहाँ पे, जो कि वीक फील्ड लिगेंड है, यहाँ पे पेयरिंग नहीं होता है, इंटरेक्शन यहाँ पे वीक है। अब D7 के लिए देखो, ये थोड़ा sp3, ये भी सेम जाएगा। ठीक है, उसी के साथ जाएगा। D8, 9, 10 में हम देखेंगे, तो इसमें हमको देखना पड़ेगा कि मेटल लिगेंड का इंटरेक्शन स्ट्रांग है या वीक है, और इसका हाइब्रिडाइजेशन जनरली यही रहेगा। इसमें हमको देखना पड़ेगा, कैसे क्या देखेंगे बात करें। अब ये क्वेश्चन है तुम लोग के लिए, ये कॉलम, यहाँ पे ये एक कॉलम है और ये सब बाकी एक कॉलम है। ठीक है, इसमें बताना है कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन इन विच 3 कॉलम्स स्पीसीज आर यूज्ड कंटेनिंग 1, 2 M कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ठीक है, इसको देख लेना, कर लेना, इसका आंसर जो रहेगा 16 होगा। ठीक है, ऑलराइट। अब आओ कंक्लूजन, दूसरा कंक्लूजन फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 5। जरूरी है नहीं, बट फिर भी पढ़ लेते हैं।
यहाँ पे डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक दिया हुआ है, क्या है क्या नहीं। अब मैं कंक्लूजन 4 के लिए बता 6 के लिए बता दिया, सिमिलरली इसके लिए भी देख लो। अब आओ, एक एग्जांपल है NiPPS3 Cl2। इसमें दो ज्योमेट्री पॉसिबल, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर हो रहे हैं। जो टेट्राहेड्रल रहेगा वो पैरामैग्नेटिक है, स्क्वायर प्लेनर रहेगा वो डायमैग्नेटिक। एज द चार्ज ऑफ CMI इंक्रीजेस और Z इफेक्टिव ऑफ CMI इंक्रीजेस, मेटल लिगेंड बॉन्ड, ये मैं बता दिया। ठीक है, ये मैं बता दिया ना। हाँ, ये मैं नोट पहले ही बोल दिया था, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लेना। ठीक है, अब आओ पॉइंट्स पे। जनरली NH3 एक्ट्स एज SFL, बट फॉर दिस इट विल एक्ट एज WFL। याद रखना है, generally oxygen donor are weak field ligand but act as SFL for CO3 plus or CO2 plus. All ligands are SFL for 4D 5D और प्लस 4 आयंस या उससे ज़्यादा के लिए भी, अगर CMI में रहा तो। if weak field ligand is smaller than equal to SFL, always consider effect of SFL except for these two molecules। ठीक है, अब देखो यार, यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे ये सारे M है। ठीक है, मतलब M के कॉलम ये हैं, इसके साथ हमको मैच करवाना है इसको। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, हमारे पास Fe2 है, Cr3 प्लस है, Fe3 प्लस है, CO3 प्लस है और प्लेटिनियम 4 प्लस है, मैंगनीज 2 प्लस है। अब यहाँ पे आउटर ऑर्बिटल, इनर ऑर्बिटल, पैरामैग्नेट, डायमैग्नेट, लो स्पिन, हाई स्पिन सब दे दिया है, और इसका डी के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है सब दे दिया गया है। और यहाँ पे भी अलग से कॉम्प्लेक्स दे दिया गया है, ये M जो है ये सारे इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे जो M है। ठीक, अब जितना पढ़ाया गया उसके हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, काफ़ी इजी है, यहाँ पे आंसर लिख दिया हूँ मैं, इसको खुद सॉल्व कर लेना। ठीक है, अब आओ इस वाले के लिए, इसके लिए भी सेम चीज़ है। ठीक है, अ, इसमें भी वही सेम चीज़ है, तो देख लेना। और ये है जो टाइप ऑफ डी ऑर्बिटल्स अलोंग द एक्सिस dx² और dz² एट फेस सेंटर, और ये एच सेंटर के dy z, सॉरी, dy z dxz और dxy। ठीक है, ये सारे जो डी ऑर्बिटल्स हैं लिगेंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये एक्सिस इनका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये है। अब कुछ कुछ चीज़ें बचती हैं। यार पिछले बार में मैं बैक पेयरिंग पढ़ाया था क्या, इसी में ही है ना लेक्चर में। रुको यार सर, ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स था, आयनिक मोबिलिटी था। ओके नहीं, अभी इसमें बचता है हमारे पास बैक पेयरिंग बचता है। ठीक है, बैक पेयरिंग के बाद कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के ऊपर थोड़ी और चर्चाएं कर सकते हैं हम, वो बचता है। खैर, चीज़ें सिमिलर ही रहेंगी। कुछ क्वेश्चंस और कर सकते हैं हम, और मैग्नेटिक नेचर के ऊपर थोड़ा बात कर सकते हैं। बट एक चीज़ ध्यान दो कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में जो है, इसमें हम कलर और मैग्नेटिक नेचर के बारे में ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकते हैं। क्योंकि इसमें जो है हम, देखो VBT में हम क्या हो रहा था हमारे पास, सॉरी हाइब्रिडाइजेशन में, ऑर्बिटल्स के एनर्जी कंपेरेबल होने चाहिए थे। अगर नहीं हो पाएंगे तो वहाँ पे हमको CFT काम करता है। कंपेरेबल है अगर हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल्स की एनर्जी, तो VBT हेल्प करता है। बट सबसे ज़्यादा हेल्प करता है अगर सेम एक्सपीरियंस, तो वहाँ पे थोड़ा हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, सॉरी, इलेक्ट्रो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हमको ज़्यादा हेल्प करता है। ये एक जो यहाँ पे ML इंटरेक्शन होता है, पॉजिटिव चार्ज हो अगर M के ऊपर, तो ये जो रहता है ना, ये प्योरली आयनिक इंटरेक्शन रहता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये फेल, मतलब ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का अजम्पशन है, विच कॉन्ट्रैक्ट्स VBT, बिकॉज यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड भी फॉर्म हो रहा है। तो लैक्टिक एनर्जी यहाँ पे जो है, सॉरी लेटिस एनर्जी जो है वो यहाँ पे आ रहा है कहीं ना कहीं, तो VBT फेल हो रहा है, तो उसीलिए। क्योंकि देखो, ये मैग्नेटिक नेचर के बारे में सही से कमेंट नहीं कर पा रहा, हम एनपेड और पेड के हिसाब से हम वहाँ पे मैग्नेटिक नेचर देख रहे हैं, बट किस बेसिस पे हम देखेंगे। ठीक है, अगर हाइब्रिडाइजेशन दे रहा है ना वहाँ पे, उसलिए तो हम देख पा रहे हैं, वरना कैसे हो पाएगा। अब वो लिगेंड का स्ट्रेंथ भी हमको नहीं बता पा रहा है, हमको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प लेनी पड़ रही है। ठीक है, काइनेटिक और थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के ऊपर कोई कमेंट्स नहीं है इसके। ठीक है, और VVT में हम कुछ एजम्पशंस लिए ही नहीं है, वो जो केमिकल बॉन्डिंग में हम पढ़ के आए हैं VVT, उसी को ही हम आगे लेके बढ़े हैं। अब एक चीज़ जो बच रहा है,
कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का, उसमें जो टीएचडी है और स्क्वायर प्लेनर है, ठीक है, इसमें वो एग्जैक्ट प्रिडिक्शन नहीं दे पा रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में। तो इसको ओवरकम करने के लिए इसको सीएफटी में पढ़ते हैं, सीएफटी इसको ज़्यादा बेटर पढ़ा पाता है, ठीक है, जैसे हम नहीं, ज़्यादा हो जाएगा, अगले लेक्चर में इसको कवर करेंगे, ठीक। सो थैंक यू गाइज दिस मच फॉर द लेक्चर 6 एंड विल सी यू इन लेक्चर 7। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय।